एंड ये डील सक्सेसफुल बनना पोस्को के लिए जितना प्रॉफिटेबल था उतना ही इम्पोर्टेंट था ओडिशा गवर्नमेंट के लिए भी। एंड बस इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट के एगेंस्ट में जाकर उस फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर कर रहा था। ऑन द पेपर देखा जाए तो पोस्को का रीसेटलमेंट पैकेज गवर्नमेंट की रूल से ज्यादा थी, लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग थी। ये इन्वेस्टमेंट के बाद अकेला पोस्को हर साल 12,000 करोड़ से भी ज्यादा एज इसका प्रॉफिट ओडिशा की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इमेजिन करो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी आके आपकी स्टेट गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी प्लांट बनाने की डील करती है, जिसमें वो कंपनी आपकी स्टेट में करोड़ों बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगा और आपकी स्टेट की जीडीपी एंड इकोनॉमी बूम हो जाएगी। और गवर्नमेंट भी खुश होकर डील साइन कर देती है और उस कंपनी को प्लांट बनाने के लिए जमीन भी चूज कर देती है। अब तक खुश एंड प्राउड फील हो रहा है ना, लेकिन ट्विस्ट क्या है पता है? गवर्नमेंट ने जो जमीन प्लान बनाने के लिए चूज की है ना, उसमें आपका भी जमीन है एंड आल्सो आप उस जगह पर 100% सोशली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो। सोचो अब आप क्या करोगे। और ये इमेजिनेशन कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ कंट्रोवर्सी है पब्लिक एंड गवर्नमेंट के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल इशू बन गई थी उस टाइम पर जब इंडिया में सोशल मीडिया का कोई अता पता भी नहीं था। ये कहानी है दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी पोस्को को लेकर, जो कि ओडिशा का इकोनॉमी बदल के रख देने वाला था। लेकिन फिर भी इसको लेकर ओडिशा गवर्नमेंट इन लोगों के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। आखिर इसका क्या इफेक्ट पड़ता ओडिशा का इकोनॉमी में एंड एमओयू साइन होने के बावजूद ये डील क्यों कैंसिल हो गई, बस इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। POSCO plant, POSCO steel plant, POSCO projects. Nobody has the right to take the law into their own hands. Mining debate actually goes to the heart of the Maoist debate as well. Biggest foreign direct investment, great deal of revenue, not only to Odisha but to the rest of India. साल 2005 साउथ कोरिया बेस्ड दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी इंडिया आती है अपना पहला प्लांट बनाने के लिए, जिसका नाम था पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि पोस्को। इंडिया आते ही पोस्को का मेन फोकस था ओडिशा में अपना प्लांट एस्टैब्लिश करना, क्योंकि ओडिशा इंडिया का सबसे बड़ा आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट था। यहाँ पर दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का आयरन मिलता था। ऑल्सो ओडिशा का लॉन्ग कोस्टल लोकेशन पोस्को को ग्लोबली अपना स्टील एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिससे उसका 20 to 30% ऑपरेटिंग कॉस्ट सेव हो जाता। इसके साथ साथ ओडिशा गवर्नमेंट ने पोस्को को यह एश्योरेंस दिया था कि अगर वो ओडिशा में अपना प्लांट बनाती है तो उसे कुछ आयरन और माइंस का राइट 30 इयर्स के लिए दे दिया जाएगा, जिससे पोस्को का रॉ मटेरियल का टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाता। और इन्हीं सारे एडवांटेजेस को देखकर पोस्को ओडिशा गवर्नमेंट के साथ एक डील करती है, जिसके मुताबिक पोस्को जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पारादीप के पास 4004 एकड़ की लैंड पर दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी बनाएगी, जो कि अपना इनिशियल स्टेज पे 4 मिलियन टन पर एनम की स्टील प्रोड्यूस कर पाएगी एंड धीरे धीरे 12 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी तक स्टील प्रोड्यूस कर पाएगी। और ये पूरा प्लांट बनाने में लगभग 12 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा एंड ये इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। एंड बस ये प्लांट ही नहीं, इसके अलावा पोस्को उस प्लांट के पास बहुत बड़ा टाउनशिप भी बनाएगा एंड ऑल्सो अपना ओन इलेक्ट्रिसिटी यूज के लिए एक 1300 मेगावाट पर एनम की कैपेसिटी का एक कैप्टिव पावर प्लांट भी बनाएगी। एंड ऑल्सो पोस्को वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि बेटर रोड्स, बेटर रेल नेटवर्क। इसके अलावा दुनिया भर में अपना स्टील एक्सपोर्ट करने के लिए पारादीप के पास खुद का प्राइवेट पोर्ट फैसिलिटी भी बनाएगी। एंड ये डील सक्सेसफुल बनना पोस्को के लिए जितना प्रॉफिटेबल था उतना ही इम्पोर्टेंट था ओडिशा गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था बल्कि ये ओडिशा का इकोनॉमी एंड जीडीपी को बूस्ट देने वाला था। POSCO, which you'll remember is the biggest foreign direct investment in India, which is going to bring a great deal of revenue not only to Odisha but to the rest of India, and of course many jobs to the people in my state. ये इन्वेस्टमेंट के बाद अकेला पोस्को हर साल 12,000 करोड़ से भी ज्यादा एज इसका प्रॉफिट ओडिशा की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता, जो कि ओडिशा की जीडीपी का लगभग 2 से 3% होता। एंड अगले 10 इयर्स के अंदर इसका टोटल इम्पैक्ट 5 से 6% तक बढ़ जाता। यानी कि अगर ओडिशा का टोटल जीडीपी 100 रुपीज है तो अकेला पोस्को उसमें ऑलमोस्ट 6 रुपीज कंट्रीब्यूट करने वाला था।
था। एंड नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ओडिशा का ग्रोथ रेट साल 2016-17 तक 4% से इंक्रीज होकर 11.5% तक पहुंच जाता, जिससे ओडिशा का ग्रोथ स्पीड 7.5% पॉइंट बढ़ जाता, जो कि ऑलमोस्ट 188% स्पीड से इंक्रीज होने वाला था। एंड ऑल्सो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ पोस्को स्टील प्रोजेक्ट इन ओडिशा 2007 के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट अकेला गवर्नमेंट को एनुअली 2620 करोड़ एज ए एनुअल टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देती, बाय क्रिएटिंग 87,000 प्लस जॉब्स ओवर अगले 30 इयर्स तक, जिसमें से 18,000 से भी ज्यादा जॉब्स डायरेक्ट जॉब्स होते। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट के बाद ओडिशा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बन जाता, जिससे और भी कंपनीज ओडिशा में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते। और इन्हीं सारे इकोनॉमिकल एडवांटेजेस को देखकर ओडिशा का उस टाइम का बीजेडी गवर्नमेंट पोस्को के साथ डील डॉन करती है। एंड जून 2005 में पोस्को एंड ओडिशा गवर्नमेंट के बीच में सक्सेसफुली एमओयू साइन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो ये पूरा कहानी का सीन चेंज कर देता है। Out of the 4,000 acres for this project, 3,500 acres is government land. Now, of the very small amount of land which is private land, the majority of the people have accepted the displacement packages. ये प्रोजेक्ट का मेन इशू था लैंड एक्विजिशन। पोस्को का टोटल प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट एरिया 4004 एकड़ का था, जिसमें से सिर्फ 11% मतलब 438 एकड़ लैंड प्राइवेट लैंड था, जबकि बाकी के 89% व्हिच इज 3566 एकड़ का लैंड गवर्नमेंट की थी। और इन गवर्नमेंट लैंड का बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट लैंड की कैटेगरी में आता था, लेकिन असल में इसमें से ज्यादातर सैंडी वेस्ट लैंड थे, क्योंकि 1971 में उड़ीसा जब एक साइक्लोन से गुजरा था तब इस एरिया में हेवी रेनफॉल एंड कोस्टल फ्लोडिंग हुई थी, जिसके वजह से ये एरिया पूरा रेत से भर गई थी। एंड उनमें से ऑलमोस्ट 1900 एकड़ का सैंडी वेस्ट लैंड लोकल लोगों के पोजीशन में थी। लोग इस लैंड को पान एंड काजू नट जैसे प्रोडक्ट की कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे, क्योंकि ये एरिया इन प्रोडक्ट्स की कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल माना जाता था। एंड ओडिशा गवर्नमेंट की ऑफिशियल डाटा के मुताबिक लगभग 400 फैमिलीज हैविंग 22,000 लोग इस लैंड एक्विजिशन प्रोसेस से अफेक्टेड थे, क्योंकि इस रीजन के ज्यादातर लोग पान पत्ता की कल्टीवेशन पर डिपेंडेंट थे। हालांकि पोस्को ने इसका कॉम्पेंसेशन देने का वादा किया था। एंड ऑन द पेपर देखा जाए तो पोस्को का रीसेटलमेंट पैकेज गवर्नमेंट की रूल से ज्यादा थी, लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग थी। ये लोग कोई गरीब या बेरोजगार नहीं थे, बल्कि ये पान की खेती करते थे, एक ऐसा फार्मिंग जो हर साल लगभग 2 लाख से भी ज्यादा स्टेबल इनकम देती थी, जिसमें सिर्फ लैंड की ओनर ही नहीं बल्कि लैंडलेस लेबर को भी इस सिस्टम से रोजगार मिलता था। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये लोग अपना प्रॉफिटेबल खेती छोड़कर डेली वेज लेबर बन जाते, जहां इनकम कम एंड फ्यूचर इनसिक्योर होता। कंपनी ने जो कॉम्पेंसेशन दिया था वो एक बार का केस था, लेकिन केस कभी भी रेगुलर एंड सस्टेनेबल इनकम का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इस डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि लोग अपना इंडिपेंडेंट रिसोर्सेस जैसे कि जमीन, खेती, लाइवलीहुड पर कंट्रोल खो देते, और लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके अलावा पोस्को का प्रपोज्ड केप्टी पोर्ट प्रोजेक्ट भी एक मेजर कंसर्न था। ये केप्टी पोर्ट ओडिशा की जटाधारी रिवर पर बनने वाली थी, जो कि प्रोजेक्ट एरिया से गुजरती थी। एंड उस रिवर पर ऑलमोस्ट 30,000 से भी ज्यादा फिशिंग कम्युनिटी के मेंबर्स डिपेंडेंट थे। और इस प्रोजेक्ट से रिवर का माउथ मतलब जहाँ पर रिवर समुद्र से मिलती है वो एरिया इम्पैक्ट होने वाला था, क्योंकि ऐसी एरिया को मछलियों का नर्सरी कहा जाता है, जहाँ पर मछलियाँ अपना अंडा देते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट उनके लिए सुइटेबल होता है। एंड इस एरिया पर पोर्ट बनने से मछलियों का रिप्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका असर डायरेक्टली फिशिंग कम्युनिटी के ऊपर पड़ता। एंड बस इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट के एगेंस्ट में जाकर उस फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉरेस्ट लैंड पर रहते हैं या फिर उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, उनकी राइट उस फॉरेस्ट पर गवर्नमेंट से पहले आता है। एंड इन लोगों को उस फॉरेस्ट लैंड के ऊपर डिसीजन लेने का पूरा लीगल राइट है। एंड अगर फॉरेस्ट लैंड का किसी और पर्पज के लिए डाइवर्ट करना हो तो पहले फॉरेस्ट राइट की रिकॉग्निशन प्रोसेस कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है। इस प्रोसेस 3 टाइप स्ट्रक्चर से गुजरती है। फर्स्ट इज ग्राम सभा यानी कि विलेज असेंबली, जो कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है पूरा 3 लेवल में। एंड फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर या फिर डाइवर्ट करने से पहले इसका कंसेंट मैंडेटरी होता है। एंड सेकंड इज सब डिविजनल लेवल कमिटी, जो कि ग्राम सभा की रिपोर्ट को वेरीफाई करता है। एंड लास्ट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, जो कि ये पूरा रिपोर्ट को अप्रूव करती है। एंड इस सिचुएशन में पार्लियामेंट ने वहाँ की ग्राम सभा को फॉरेस्ट लैंड मैनेज करने का अथॉरिटी दिया था। एंड प्रपोज्ड एरिया की 3 विलेजेस जैसे कि गोविंदपुर, ढिंकिया एंड नुआगांव की ग्राम सभा ने फॉरेस्ट लैंड देने से
साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस स्टील प्लांट से उनकी लाइवलीहुड को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता। एंड ग्राम सभा ने अपना नो स्टेटमेंट रिटर्न रिजोल्यूशन में दिया था, लेकिन ये केस सब डिविजनल लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी तक प्रैक्टिकली पहुंच नहीं पाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉपर फॉरेस्ट साइट रिकॉग्निशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं किया एंड ग्राम सभा की नो को सीरियसली नहीं लिया और अपना लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चालू रखा, जिसके वजह से उस टाइम के यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश जी ने भी उड़ीसा गवर्नमेंट की लैंड एक्विजिशन को इलीगल बताकर क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन फॉरेस्ट राइट एक्ट के कॉम्प्लायंस के बिना हो रहा था। और इन्हीं सारे इश्यूज के वजह से उस लोकेलिटी के विलेजर्स मजबूर हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये पूरा प्रोटेस्ट को मैनेज करने के लिए वहाँ के लोकल विलेजर्स ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम था पोस्को प्रतिरोध संगठन समिति, जो कि ये पूरा प्रोटेस्ट का बैकबोन था। इसके अलावा उस टाइम की इंडिया के लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि CPI-M ये प्रोटेस्ट को ओपनली सपोर्ट किया एंड ये प्रोटेस्ट को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए प्रोटेस्ट रैलीज एंड लीगल सपोर्ट जैसे और भी कई सारी मदद की। इस प्रोटेस्ट में गाँव के सभी एज के लोगों ने शामिल हुए एंड ये प्रोटेस्ट और भी हाईलाइट तब हुई जब वहाँ के बच्चों ने भी उस प्रोटेस्ट में योगदान दिया और लोगों की प्रेशर को देखते हुए पोस्को ने ऑफिशियली मार्च 2017 में इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ किया एंड MOU साइन होने से लेकर प्रोजेक्ट कैंसिलेशन तक ये पूरा 12 सालों में पोस्को का लगभग 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लॉस हुआ। देखो, ये प्रोटेस्ट के बाद बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है कि स्टेट की ग्रोथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वहाँ के रहने वाले लोग और इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट का कहना था कि ये प्रोजेक्ट ओडिशा की एंड वहाँ के रहने वाले लोगों की डेवलपमेंट के लिए है एंड सरफेस लेवल पर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करता एंड ओडिशा की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता और उस ग्रोथ की प्राइस वहाँ के रहने वाले लोग और इन्वायरमेंट को चुकाना पड़ता। देखो, हर डेवलपमेंट का एक एक कॉस्ट होता है और ये केस में भी गवर्नमेंट का इंटेंशन डेवलपमेंट ही था और उसका कीमत क्या निकला? इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन एंड लोगों का गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट, क्योंकि लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट ने उनकी जमीन पोस्को को दे दी बिना उनकी मर्जी के। वैसे भी डेवलपमेंट के टाइम रेजिस्टेंस या फिर विरोध एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर गवर्नमेंट का अप्रोच ज्यादा पॉजिटिव, इंक्लूसिव एंड पीपल फ्रेंडली होता तो शायद लोगों का विरोध कम हो जाता। एंड पोस्को की ये पूरा केस में हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल होता है जब उसमें लोग, लॉ एंड इन्वायरमेंट तीनों साथ चले, जो कि इस केस में भी इम्पॉसिबल था। बाकी आप क्या सोचते हैं वो बताना एंड वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।